आदित्यनाथ के साथ मोदी की फोटो आई थी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के। तब उस पर बड़ा कहा गया नहीं नहीं ये तो केवल फोटो खिंचवाया गया है, लेकिन आपके नेताओं की फोटो आती है तो आप कह देते हैं कि नहीं नहीं तस्वीर देखिए हमारी है नेताओं के साथ। एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा और बाकी सारे लोग उसके साथ हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि एक व्यक्ति को टिकट जैसे ही मिलता है तो वैसे ही 59 लोग उस एक व्यक्ति को हराने की कोशिश भी कर सकते हैं। संभावना तो बनती है, संभावना बनती रहती है, हमेशा बनती रहती है। पार्टी में ऐसा कुछ हुआ भी है पहले, कभी कभार होता भी रहता है, किसी किसी सीट पे होता है। कांग्रेस की पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, चुनाव लड़वाएगी, उसके लिए कोई एक प्रॉपर ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं आ जाती हैं कि भैया ये शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा करोगे तो टिकट मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मायावती हो या चंद्रशेखर रावण हो, दलित वोट बैंक उनका है, तो जाट प्लस दलित का ये कॉम्बिनेशन क्या क्या असर डालने वाला है? हरियाणा के अंदर तो पूरी राजनीति मैं घूम रहा जी, पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, मैंने देखा है हर आदमी की जुबान पर कांग्रेस है, वहाँ कोई कास्ट वास्ट का मैच बचा ही नहीं है। तो मुद्दा क्या है? हर आदमी हरियाणा में आ रहा था, लेकिन उसी डेवलपमेंट के साथ करप्शन के चार्जेस भी जुड़े हुए हैं सर। नहीं ईडी की जांच भी चल रही है हुड्डा साहब के ये ऊपर। पॉलिटिकली सिस्टम है, वो किसी को फंसाना निकालना राजनीतिक उठा पटक है और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव रणभेरी बज चुकी है। दोनों ही पार्टियां जो मुख्य हैं और अन्य दो पार्टियां जो गठबंधन के साथ इन चुनावों को अप्रोच कर रही हैं, अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि टिकट किसको मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे कौन कौन से प्रत्याशी। 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और दोनों ही पार्टियों के लिए चिंताएं बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आवेदक बहुत सारे हैं अलग अलग सीट से। कांग्रेस पार्टी वो किस तरीके से अप्रोच करेगी, फेवरेट्स बनकर वो इन चुनावों में लड़ेगी। लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा था, पिछली बार एक भी सांसद नहीं था, इस बार 5 सांसद कांग्रेस ने भेजे हैं लोकसभा चुनावों के बाद। कहा यह जा रहा है या फिर जो आंकड़े कहते हैं वो ये कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है असेंबली सेगमेंट्स पे उसके प्रदर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, अलग हो जाती है उनकी हेडलाइंस, और कांग्रेस इन हेडलाइंस से जूझती रही है 2019 में भी, 2014 में भी। 2019 के चुनाव जब थे तब कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। एक नई पार्टी बनी जजपा और जजपा ने कांग्रेस के सपने को तोड़ दिया था। 2024 के विधानसभा चुनावों में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस फेवरेट्स हैं, लेकिन लुटियंस में लगे शैलजा के पोस्टर्स या फिर लगातार शाब्दिक जंग जो बड़े लीडर्स के बीच में हो रही है, शैलजा सुरजेवाला जी का गुट हो या फिर हुड्डास का जो ग्रुप है उसकी बात हो, तो सवाल फिर से यही उठता है कि जो फेवरेट्स बनके कांग्रेस अप्रोच करेगी वो सच में मुकाम तक पहुंच पाएगी क्या, या फिर चुनाव के रिजल्ट्स उसी तरीके के रहेंगे जैसे 2019 में देखने को मिले थे। बलकार मलिक हरियाणा के बड़े चुनाव विश्लेषक जो हैं वो हमारे साथ हैं, कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा उस आधार पर कांग्रेस मेजॉरिटी हासिल कर रही है विधानसभा चुनावों के आधार पर, लेकिन क्या ये मेजॉरिटी ट्रांसलेट हो पाएगी विधानसभा चुनावों में? क्यों नहीं हो पाएगी? कैसे लगता है ये आपको? तो अभी आप देखोगे, अगर हरियाणा में जाके आप घूमोगे देखोगे, हर आदमी कांग्रेस की ही बात कर रहा है। इसके हिसाब से तो जो लग रहा है आज के दिन में लग रहा है 60-65 सीट के आसपास चली जाएगी कांग्रेस। ये आपने कहा कि हरियाणा में जो लोग बातचीत कर रहे हैं, आप किसी भी नुक्कड़ पे, कहीं रेड़ी पटड़ी पे, गांव में, शहर में, कस्बे में, जहां भी जाके आप लोगों से बात करोगे वो कांग्रेस को ही मान रहा है इस टाइम पे। लेकिन टीवी स्क्रीन पे अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के नेता क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वो एक जो स्टेट नेतृत्व है वो अपनी लड़ाई अलग ढंग से लड़ता है। जैसे टिकटों में नीचे कंपटीशन है, सभी वर्कर चाहते हैं मुझे मिले मुझे मिले, उन्होंने मेहनत की है लंबे टाइम से। ये सीनियर नेता है पार्टी के, लंबे टाइम से सीनियर नेता है, सभी का अधिकार है मांगने का, कोई टिकट मांगने का भी, सीएमशिप मांगने का भी, मंत्री मांगने का भी, हो तो हाईकमान डिसाइड करेगी किसको क्या मिलेगा। लेकिन बलकार जी, ये जो गुटबाजी दिखती है कि शैलजा के मंचों पे दीपेंद्र नहीं जाते या हुड्डास नहीं जाते, हुड्डास के मंचों पे शैलजा सुरजेवाला नदारद रहते हैं, तो इस गुटबाजी का तो असर पड़ता है ना पार्टी की परफॉर्मेंस पे? नहीं, आप देखो ना, ये मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मीटिंग ये कहने वाली साथ बात में है। आपने भी इसकी फोटोज आई थी जिस दिन उन्होंने मीटिंग की थी हरियाणा की, ये तो साथ में बैठ के बात कर रहे थे हुड्डा साहब, सुरजेवाला साहब और मैडम शैलजा। मुझे याद आता है कांग्रेस के जो लोग थे या कांग्रेस को समर्थन करने वाले जो लोग थे, बिल्कुल। आदित्यनाथ के साथ मोदी की फोटो आई थी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के। जी। तब उस पर बड़ा कहा गया नहीं नहीं ये तो केवल फोटो खिंचवाया गया है, लेकिन आपके नेताओं की फोटो आती है तो आप कह देते हैं कि नहीं नहीं तस्वीर देखिए हमारी है नेताओं के साथ।
बातचीत करते आई थी। आदित्यनाथ की बातचीत करते नहीं आई थी, कंधे पे हाथ रखा हुआ है कंधे पे मोदी हाथ ने। रख के ये भी समझा जा सके है ठीक रहे भाई तू, ये भी तो समझा जा सकता है। तो बातचीत करते यहाँ हुए तो बातचीत इस लहजे में हो रही थी, उनका जो आई कांटेक्ट था, उनका बातचीत का नजरिया था, वो साफ साफ बताता था कि मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, परिवार में होता है, लेकिन मनभेद उस मीटिंग के बाद ही जो शैलजा ने जब मीडिया से बातचीत की तब वो दिखता है। कुमारी शैलजा की बातचीत से भी वो कहती हैं कि मैं दलित हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, बन सकती हूं। तो उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के उदयभान, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी सांसद को अलाउ नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव वो लड़े। और शैलजा सांसद मेरे भी ख्याल हैं। में आपको करेक्ट करूं, ये हमारे प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उन्होंने जी बोला जी है। जी नहीं कि उदयभान जी ने जी जी बोला जी है। बावरिया साहब ने कहा कि हम सांसद को नहीं लड़ने देंगे विधानसभा चुनाव, या हम ये चीज अलाउ नहीं करेंगे, अगर उनको लड़ना ही है तो ऊपर से वो लिखवा के ले आए। ये चीजें भी तो जो नीचे आपका वोटर है उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करती है कि भाई कुछ तो गलत है दोनों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, परिवार बड़ा है, कई बारी आमने सामने बैठ के या बातचीत इतनी नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप होता है, और वो आप अपना थॉट प्रोसेस है उनका। ठीक है, टिकटों पे सीधे सीधे बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव तो चुनावों को अप्रोच करने का यही है कि आपके टिकट पाने वाले लोग कौन होंगे, कौन से लोग आपके चुनावों को लड़ेंगे। बहुत सारे आवेदक हैं कांग्रेस में टिकटों के। लगभग 2500 2550 के जी, आसपास है। पानीपत ग्रामीण से मैं बात शुरू करना चाहूंगा सर। 1 सीट और 60 आवेदक, जबकि ग्रामीण ऐसी सीट है 2 बार से तो आप हैं ही नहीं वहां पर बिल्कुल भी। महिपाल ढांडा वहां से विधायक भी थे और मंत्री भी बने, तो और 60 अब आवेदक आपके पास आ गए हैं। कैसे इस तरह की स्थितियों से निपटेगी कांग्रेस? आप ये अंदाजा लगाओ ना कि 60 आदमी टिकट मांग रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी बड़ी फौज होगी हमारे पास, वर्करों की, काम नीचे पार्टी के जो लोग हैं उनके काम करने वालों की, जो पार्टी के लिए हमेशा लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं। अब वो सबको राइट है अपने टिकट मांगना है, सबने अप्लाई किया है। सबने अप्लाई किया सर, लेकिन टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। तो फिर उसमें भी वही बात है ना, वो राइट सभी को मांगने का, वो साथ हो जाएंगे। आप देख लेना नीरज जी, जिस टाइम में एक आदमी को टिकट मिलेगी, उसको रिसीव करने के लिए जो टिकट के लिए दिल्ली आए हुए हैं वो उसके साथ उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। सर मेरा जो इसमें एक, क्योंकि आपने एक पक्ष बोला कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा और बाकी सारे लोग उसके साथ हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि एक व्यक्ति को टिकट जैसे ही मिलता है तो वैसे ही 59 लोग उस एक व्यक्ति को हराने की कोशिश भी कर सकते हैं। संभावना तो बनती है, संभावना बनती रहती है, हमेशा बनती रहती है। पार्टी में ऐसा कुछ हुआ भी है पहले, कभी कभार होता भी रहता है, किसी किसी सीट पे होता है, हर सीट पे नहीं होता। किरण चौधरी जैसी बड़ी नेता के साथ तो यही कभी हुआ। कभी किसी किसी सीट पे होता है। सबसे बड़ी नेताओं में से एक थी सर किरण चौधरी आपकी। मैं ये बोल रहा ना, कभी कभी किसी किसी सीट पे तो इस बार मैनेज कर लेगी कांग्रेस आपको लगता है? मैनेज ही है, बिल्कुल मैनेज है। आम वर्कर, आम आदमी, कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा हरियाणा की पब्लिक लड़ना चाह रही है इलेक्शन। हरियाणा की पब्लिक, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जिनसे भी चर्चा करता हूं हरियाणा के अंदर, मैं लगातार लोगों से बात करता हूं, कई लोगों ने मुझसे ये बात कही कि पार्टियों को छोड़ दो, इस बार तो चुनाव जो है वो जनता लड़ना चाह रही है और जनता ही लड़ेगी। तो कांग्रेस जनता के भरोसे है या अपने भरोसे है? कांग्रेस अपने भरोसे है, जनता के भरोसे चलना तो जनता के भरोसे ही सभी ने। मगर वर्कर, नेता और उसकी जो कार्य प्रणाली है वो कांग्रेस की अपनी है, अपने तरीके से है, अपने वर्करों में से वो छाटेगी। जो कांग्रेस के छोटे पिछला सिपाही है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर खड़ा सिपाही है, उसको भी पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो सीनियर नेता है, वो भी कनेक्टेड है। ये बात बताती है ये ज्यादा से ज्यादा आवेदन करना, इसलिए आवेदन होते हैं। उसको लास्ट सिपाही को, उसको ये पता है मेरा नेता मुझे जानता है, मैं इससे जाके मिलूंगा और मैं अपनी बात सामने रखूंगा, मैं आवेदन करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं ये कनेक्टेड है, बिल्कुल सारे लोग मिले हुए हैं आपस में, नीचे से ऊपर तक। इतना अच्छा इनका समन्वय बैठा है आपस में कि मैं बोल रहा हूं, बड़ा नेता जो पार्टी का स्टेट नेतृत्व है, उसमें कोई सा भी नेता हो हमारा स्टेट का, बड़े सीनियर नेताओं में, और जो पार्टी का बिल्कुल गांव देहात में वर्कर बैठा है, वो ये मानता है कि मेरा नेता मेरी लड़ाई लड़ेगा, और वो कनेक्टेड है, आपस में बात भी कर लेते हैं। जब चाहे फोन पे कर लिया, जब चाहे मिल लिया। तो जितने भी आवेदक हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, आवेदक भी कनेक्टेड हैं, प्रत्येक हल्के के लोग हैं आपस में, कोई इधर उधर से तो आए हुए लोग नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी आपस में। आपको बिल्कुल नहीं होगी। हल्के के लोग हैं, रोज मिले हैं, उन्होंने पार्टी के फंक्शन किए हैं, एक झंडे के नीचे उन्होंने रैली जल से जुलूस किए हैं। एक चीज और एक सवाल जो पैदा ये होता है कि जो आपका टिकटार्थी होगा, जिसे आप टिकट देंगे, कांग्रेस की पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, चुनाव लड़वाएगी, उसके लिए कोई एक प्रॉपर ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं आ जाती हैं कि भैया ये शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा करोगे तो टिकट मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मुझे याद आता है राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट, और कांग्रेस ने ये कई बार कहा कि जो लोग 2 या 3 चुनाव लगातार हार गए हैं
हम उनकी जगह नए विकल्पों को तलाश करेंगे। और अच्छी स्ट्रेटजी भी यही हो सकती है कि भाई 2 बार जो चुनाव हार चुका है आप उसको टिकट ना दें, लेकिन इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं विफल दिखती है। तो टिकट आप किसको दें, इसको लेकर कोई संशय रहता है क्या कि ये बुरा मान जाएगा, ये चला जाएगा? नहीं, वो वहाँ के एरिया के हालात देखे जाते हैं। जिस हल्के में जो टिकटार्थी है उसकी खुद की रेपुटेशन कैसी है, किस पोजीशन पे हो, लोगों के बीच उसकी क्या छवि बनी हुई है, उसके हिसाब से टिकटें डिसाइड करते हैं। जैसे मैं पानीपत ग्रामीण की जब बात कर रहा था, वहाँ से आपके कैंडिडेट 2 बार हारे लगातार के चुनावों में, 14 में, 19 में। इसके बावजूद अगर कैंडिडेचर जब वो भी डालेंगे जो हारे हुए हैं चुनाव, तो ये कंसिडरेशन में लेती है पार्टी की, नहीं यार ये तो हारा हुआ कैंडिडेट है, इसको अभी नहीं, अभी किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में उससे भी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो कितनी सीटें सर फिलहाल की स्थिति में अगर आपसे कहूं तो लोकसभा के हिसाब से आप बताएं कौन सा लोकसभा आपको सबसे मजबूत लग रहा है? रोहतक है, रोहतक, सिरसा है। ठीक है, ये आपने दोनों गुटों का नाम ले लिया। इनके अलावा भी हम अगर हमारा सिंबल होता हम कुरुक्षेत्र भी जीतते। तो कुरुक्षेत्र भी आपको स्ट्रांग लग रहा है? बिल्कुल स्ट्रांग है। वीक कौन सा लग रहा है सर? क्योंकि आम पब्लिक उस वक्त ये देख रही थी कि हमने कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस के फेवर में ज्यादा मुख्य होकर लोग आए हुए थे वोट डालने के लिए। कैंडिडेट अच्छा था बट वो एक साथ चुनाव लड़े, सिंबल अलग था, सिंबल पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। बस कांग्रेस का सिंबल ही देख रहे थे लोग, सिंबल का इशारा मिलता। लेकिन कुरुक्षेत्र में तो सिंबल आपके पास झाड़ू का था, तो इसी कारण से नुकसान हुआ पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों ने समझौता किया था, एक साथ चुनाव लड़ी थी, और इस बार आम आदमी पार्टी साथ नहीं है, अलग से तैयारी भी कर रही है और काफी मुखर दिख रही है इन चुनावों में। कितना कुछ असर आम आदमी पार्टी का होगा? मेरे ख्याल में मुझे तो लगता नहीं आम आदमी पार्टी को हरियाणा में असर है। तो फिर आप लोगों ने गठबंधन क्यों किया था? गठबंधन अदर स्टेट में भी हो रहा था, दिल्ली में भी था, दूसरे में भी हो रहा था, तो उसके साथ हो गया। तो दिल्ली के कारण यहाँ पर एक समझौता आप लोगों ने, गोवा भी था हमारा, गुजरात भी था जी, और जगह भी गठबंधन किया था, तो उसमें हरियाणा में भी। जैसे पंजाब में नहीं किया आप लोगों ने? हाँ, पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ था। क्योंकि पंजाब में खुद भी मजबूत आप लग रहे थे। कई तरह के कारण थे, कोई एक कारण नहीं होता पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा कारण होते हैं। कौन कौन से कारण थोड़ा बताएं? हम हरियाणा पे बात करेंगे, ठीक है, पंजाब पे बात ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और लोकसभा जा चुका है जी। हरियाणा करनाल जो लोकसभा था उससे दिव्यांशु बुद्धिराजा लड़े थे और वो चुनाव हारे। मनोहर लाल खट्टर की वो जमीन रही है और विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी पे है, जितने विधानसभा वहाँ पर हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि उस लोकसभा के अंदर क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस बहुत मजबूत है। किन किन सीट्स पे? वहाँ पे हम पानीपत की तीनों सीटें पानीपत की निकल आएंगे, हमारी करनाल की निकल के आएंगे। अच्छा, हाँ, बड़े मजबूत हैं हम। लेकिन पानीपत की आप जो तीनों सीटें कह रहे हैं, इसमें पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी और समालखे की बात कर रहे हैं, इसराना है, चारों सीटें निकल आएंगे, चारों सीटें। लेकिन पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी में तो आपका कोई एक ऐसा नेता नहीं दिखता है ना जो बिल्कुल मजबूत या फिर स्तंभित नेता हो। क्यों, हमारे वहाँ पे शाह साहब रहे, वरिंदर शाह की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, 14 में वो लड़े थे, हार गए थे चुनाव। हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, पॉलिटिकली जीवन में कई बार लोगों की नाराजगी होती है, कई तरह की सिचुएशन होती है, हार जीत लगी रहती है। बहुत मजबूत आदमी निकल जाएंगे। ग्रामीण में सर? ग्रामीण में हमारे पास हमारे यूथ के अध्यक्ष थे चीन कुंडू जी, ये जैन राजीव जैन जी, विजय जैन जी हैं जो बीजेपी से आए हैं, अभी बीजेपी से आए हैं। हमारे लगभग 40-45 वर्करों ने उसमें आवेदन किया, एक से एक मजबूत हैं सारे। तो आयातित कैंडिडेट विजय जैन हुए ना? आयातित पे मैंने बात नहीं कर, सभी पे बात कर रहा हूँ जो आज हमारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, उस पे आयात और निर्यात की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, नहीं आपने जो कहा आज हमारे कैंडिडेट हैं, हाँ, जिन्होंने आवेदन किया है टिकट के लिए, सर मैं एक चीज समझ पे जो विचार कर रही है पार्टी। ठीक, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि सर्वेज या फिर रिपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं वहां से भी विजय जैन मजबूत दिख रहे हैं पानीपत ग्रामीण के अंदर। लेकिन एक बात तो है कि विजय जैन ने ताज़ा वो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो नाराजगी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशंस भी तो अराइज होंगी ना? नहीं, हम लगभग हमारी पार्टी में इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज नहीं होती। वो जो प्रदेश नेतृत्व फैसला लेता है वर्कर उसको मानते हैं। तो फैसला प्रदेश नेतृत्व का है या आला कमान एज एन दिल्ली से आएगा फैसला, या रोहतक से? फैसला रोहतक और दिल्ली से नहीं आता, फैसला तो यहाँ बैठ के स्क्रीनिंग कमेटी में होएगा, जो प्रदेश नेतृत्व साथ में बैठेगा, डिस्कस करके जो उन्होंने काबिल लगेगा उसमें से छटनी करके निकालेंगे। क्या लगता है आपको शैलजा सुरजेवाला का कितना असर रहेगा?
ठीक है, वो भी अपने हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका भी अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सर एक मूव किया कि एन पहले चुनावों से एन पहले खट्टर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया नायब सिंह सैनी से। तो जो एक इनकम्बेंसी होती खट्टर के नाम के ऊपर, उसको दूर करने की कोशिश की। कितना सफल हो पाएगी बीजेपी? कहाँ सफल हो पाएगी, ये तो ढूंढ रहे हैं इधर उधर। सीएम साहब के बयान देख लो आप खुद, जैसे सीएम साहब खुद ये मान रहे हैं कि भाई कोई आ जाए हमें जिता दे, हमारे बस का हाँ, सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, जेपी दलाल का जो बयान आया कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो 6 महीने में हम तोड़ देंगे। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। ये पब्लिक आपको मैंडेट नहीं दे रही, आप तोड़ फोड़ में विश्वास रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी पीछे चल रही है? बीजेपी, मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी के वही दिन लौट आए जिन दिनों में वो 5-5, 6-6 एमएलए लेके आती थी। ठीक है, दिन लौटने की आपने जो बात की, उससे मुझे 2 गठबंधन जो हरियाणा में फिलहाल हैं, उन 2 गठबंधनों की याद आ गई। दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर रावण के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनके चाचा अभय चौटाला जो है, इनेलो जो है, वो मायावती के साथ चुनाव लड़ रही है। जाट वोट्स जो हैं वो इनेलो या जजपा आकृष्ट करती रही है, या पुराने समय से वो भी जाट राजनीति तो करते ही थे, करते ही रहे हैं। मायावती हो या चंद्रशेखर रावण हो, दलित वोट बैंक उनका है। तो जाट प्लस दलित का ये कॉम्बिनेशन क्या क्या असर डालने वाला है? नहीं, कास्ट का यहाँ मुझे हरियाणा में इस तरह का कोई कास्ट का चलन चला हुआ है हरियाणा के अंदर? वो दौर जा चुका है। हरियाणा के अंदर तो पूरी राजनीति, मैं घूम रहा जी, पूरे प्रदेश में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है हर आदमी की जुबान पे कांग्रेस है, वहाँ कोई कास्ट वास्ट का मैच बचा ही नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है, डेवलपमेंट है। हुड्डा साहब ने जो ये बच्चे मेडल ले लेके आते थे, हर गांव में उन्होंने वहाँ पे स्टेडियम की व्यवस्था करने की कोशिश की, वहाँ पे कोच देने के लिए जितना वो कर पाए मैक्सिमम गाँव में उन्होंने स्टेडियम बनवाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग थे, ब्लॉक पे, तहसील पे अलग थे, गांव में अलग थे। जो बच्चे पढ़ाई में जा रहे थे उनके लिए पढ़ाई में अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ बनी, स्पोर्ट्स के लिए अलग से बना, एजुकेशन के लिए अलग से बना, हेल्थ के लिए अलग से बना। हुड्डा साहब ने तो नंबर 1 हरियाणा ले आए थे, आज हरियाणा का है नंबर 1। हुड्डा साहब के टाइम पे तो हम ये सोचने लगे थे जो पूरे देश में रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है वो हरियाणा में खत्म कर दी थी हुड्डा साहब ने। और यहाँ पे तो लड़ाई ये आ गई थी वैसे शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। आपको आगे और कैसे बढ़ना है, वो विकास की बेसिक अवधारणाएं जो है वो कंप्लीट हो गई थी। हाँ, और मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर इतना बेटर था हरियाणा का। आप उसके यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट एनसीआर से लगते हैं, हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट एनसीआर से लगते हैं, उस टाइम की डेवलपमेंट देखो हरियाणा की क्या थी, उनकी क्या थी। हर आदमी हरियाणा में आ रहा था। लेकिन उसी डेवलपमेंट के साथ करप्शन के चार्जेस भी जुड़े हुए हैं सर। ईडी की जांच भी चल रही है हुड्डा साहब के ऊपर। ये पॉलिटिकली सिस्टम है, उसको किसी को फंसाना निकालना राजनीतिक उठापटक है और कुछ ना है। हुड्डा साहब साफ सुथरा आदमी, कुछ नहीं आएगा उसमें। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति की बातचीत तो खूब हुई। भारतीय जनता पार्टी तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा इलेक्शन लड़ने का जो तरीका रहा ये इसी तरीके का रहा। तो आप जब ये कहते हैं कि कास्ट यहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग है या बहुत ज़्यादा असरदार कारक नहीं है, इसमें दम थोड़ा कम लगता है। वैसे कम लग रहा है, आप फील्ड में निकल के देखो ना। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपने महिला पहलवानों की जो बात की सर, जब मैं लोगों से महिला पहलवानों के ही बारे में बात कर रहा था या बीजेपी समर्थक जब उस बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियर बोला कि ये जो महिला पहलवान हैं जो धरने पे बैठी, इनकी भी कास्ट क्या है। तो कास्ट की बात तो तब भी आती है। ये तोड़ने वाले करते हैं, तुम कास्ट की धर्म की बातें तोड़ने वाले करते हैं, जोड़ने वाले कास्ट धर्म की बातें नहीं करते। ठीक है, तो हम फिर उस सवाल पे वापस डेवलपमेंट की हुड्डा साहब ने बात की, कोई यूनिवर्सिटी अलग कास्ट के लिए बनी थी, कोई स्टेडियम खेल अलग कास्ट के लिए बना है, कोई सड़क अलग कास्ट के लिए बनी है, सब कुछ सबके लिए बना है। जो नहरें निकली हैं जिससे पानी आया है तो पानी सभी को गया है। जो भी कनाल उन्होंने बनाई उसके खेत की सिंचाई, वो किसी का गांव आया, गांव में तालाबों में पानी गया, गांव में पानी सप्लाई हुई, खेतों में सिंचाई के लिए गया, वो सब के लिए गया, किसी भी कास्ट का जो भी था। मतलब कास्ट, वो उसमें कास्ट कहाँ आ गई। ठीक है, राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं, मेरा जो सवाल था कि जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की हो या इनेलो की हम बात करें अभय चौटाला की पार्टी हो, इनका जो गठबंधन हुआ है मायावती और चंद्रशेखर रावण के साथ, ये कितना असर डालेगा? मुझे नहीं लगता, कोई धरातल ढूंढ रहे हैं। 10 विधानसभा सीटें ली थी, पिछली बार किंग मेकर थे दुष्यंत की अपनी 2-3 कह लो, उसमें से 3 सीट थी, बाकी
बाकी तो जिसको टिकट नहीं मिली थी इधर उधर से आए हुए लोग थे और इधर उधर ही चले गए। तो मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि दुष्यंत की राजनीति खत्म? नहीं, मैं किसी की राजनीति खत्म करना और शुरू करने वाला मैं कौन होता हूँ? देश की जनता ने तय करना है। नहीं, आपको लग तो यही रहा, आपका जो अनुमान है एक विश्लेषक के तौर उनके पर, पास अपना कुछ था नहीं, जनाधार नहीं है, अपना था ही नहीं ना। जो लोग आए थे, आप जो 10 आदमियों की बात कर रहे हो उसमें से 3 आदमी है, दुष्यंत, नैना चौटाला और ये एक विधायक, और वो 3 को छोड़ के और कौन सा इनका था? इसीलिए पार्टी से लगातार निर्यात भी होता, जहां से आए वहीं चले गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, आए भी कोई इधर से था, कोई उधर से आया। और अभय चौटाला के बारे में क्या राय है सर? अब उसके लिए कोई राय बची भी नहीं है ऐसी कि जो मैं आपको को राय दे पाऊँ और कुछ उसमें ऐसा कुछ हो। 2014 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे वो। हाँ बिल्कुल थे। तो क्या हुआ ऐसा कि अभय चौटाला बिल्कुल लगभग शून्य पे आ गए INLD? जब परिवारों के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो बिखराव की स्थिति में क्या बचता है? ठीक है, कास्ट के ऊपर हमने बातचीत की, लेकिन एक सवाल मेरा आ रहा है, वो ये कि जो जाट कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, उनका मोड ऑफ इलेक्शन इस वक्त क्या रहने वाला है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आप हरियाणा को जानते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ सवाल। मैं जहाँ तक हरियाणा को जानता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, कांग्रेस के सिवा हरियाणा में कुछ बचा नहीं है किसी के पास। अब कई स्टेटों में 2 पार्टियां हुआ आमने सामने लड़ती हैं, आमने सामने वाली स्थिति भी नहीं बचनी हरियाणा की, आप देख लेना। अच्छा, एक तरफा हो जाएगा सब कुछ, कांग्रेस की तरफ एक सामने होएगा ही नहीं कोई भी। अच्छा, और इसका आप सीएम साहब बोल रहे हैं, किसी दूसरे नेता ये बोल रहे हैं कि भाई मजबूत हो जा, क्या मतलब है इस चीज का? भाई मैं तो मरा पड़ा हूँ, मेरे बस की तो बात है नहीं, आप उठो जाओ और मुझे बचा लो। मतलब अंदेशा शायद हो रहा है कि परफॉर्मेंस। आप बताओ ना, मैं ये बोलूंगा कि मैं तो मरा पड़ा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे सच्चाई का पता चल गया, और आप उठो जाओ और मुझे बचा लो। दर्शकों को मैं बता दूं, जिस कमेंट पे बातचीत हो रही थी, इस इंटरव्यू से पहले भी हमारी बातचीत उस कमेंट पे हो रही थी, जहां पे बड़े मजाकिया से लहजे में नायब सिंह सैनी ये कहते हुए सुने गए कि दुष्यंत चौटाला को एड्रेस करते हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में तुमने 10 सीटें ले ली थी, इस बार भी कुछ ले लो यार। बेशक वो हंस रहे हों, लेकिन सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री के स्टेचर का व्यक्ति चुनावों से ऐन पहले किसी दूसरी पार्टी के नेता को एड्रेस करके अगर ये कहे कि कुछ सीटें ले आओ, तो लगता है कि कुछ अंदेशा गड़बड़ी का उन्हें हो रखा है। जेपी दलाल का स्टेटमेंट भी इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने कहा था कि अगर बुरी से बुरी हालत में कांग्रेस ने सरकार बना भी ली तो 6 महीने में हमारा जो हाईकमान है वो उस सरकार को तोड़ देगा। तो बीजेपी के नेता जब ये बात कहते हैं कि बुरी स्थिति में भी अगर कांग्रेस सरकार बना दे, अगर मगर यदि इन सब शब्दों के साथ भी अगर आप अपोजिशन की सरकार बनवा रहे हैं तो आप अपनी स्थिति में कमजोर है, ये एक संदेश जाता है लोगों के बीच। कमजोर ही नहीं है वो, मैं बोल रहा ना, वो पहले वाले दौर में चले गए, जो 2014 से पहले का दौर था, जहां पे हरियाणा में चले गए, जहां 5-6 4-3-2 ये इन सीटों की सिचुएशन। ठीक है बलकर जी, अब स्थितियों की बात हो रही है तो 2019 की थोड़ी सी बात करें अपन। 2019 के चुनाव जब हो रहे थे तभी ये बातचीत हुई थी कि कांग्रेस सबसे आगे है और कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती है। हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत एक राज्य के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन 2019 में परिणाम जो है वो ठीक नहीं। मैं बताता हूँ, हरियाणा ने बहुत देशभक्त क्षेत्र है, खेल में, बॉर्डर पे, पूरा हरियाणा जितने युवा हैं, इन्होंने तो ये अग्निवीर लाकर हरियाणा के युवाओं का ना रोजगार का रास्ता भी खत्म कर दिया और उनके सपने तोड़ दिए। जो देश की रक्षा करने का, तिरंगे के साथ सलूट करने का जो उनका सपना था कि हम तिरंगे के साथ जिएंगे, तिरंगे के साथ मरेंगे, उन सपनों को तोड़ा है इन्होंने, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने। हरियाणा का युवा सवेरे आप अगर निकलोगे 4 बजे के आसपास तो सड़कों पे दौड़ता मिलेगा आपको, और सवेरे उठ के ना घर पे सोता नहीं है, तो सड़कों पे दौड़ता है, और वो फिजिकली अपने आप को इतना फिट रखता है कि वो आर्मी के लिए और पुलिस के लिए हमेशा तैयार रहता था। बॉर्डरों पे हरियाणा का युवा खड़ा है, किसान खेत में खड़ा था, युवा के लिए ये लिया है अग्निवीर योजना, उसका भविष्य चौपट कर दिया। किसान के लिए 3 कानून लेके आए थे, 2 चीज़ों का बेस हरियाणा का था, दोनों ही किसान और जवान। जो बच्चे बॉर्डर पे नहीं जा रहे थे वो यहाँ स्टेडियम में खेल रहे थे। हुड्डा साहब इतनी शानदार पॉलिसियां लेके आए थे उनके लिए, खेलों को इतना बड़ा
बना दिया था खेलों के, कि हर बच्चा ये सोचता था मैं मेडल लेके आऊंगा। नौकरियां मिल रही थी मेडल लाने पे, एक से एक बड़ी नौकरी दी जा रही थी, खूब पैसे दिए जा रहे थे, और खेलने के लिए उनको जो जरूरत की चीजें थी वो दी जा रही थी सभी। उसके लिए इजी हो गया था अपना खेलों में आगे बढ़ना, उन्होंने उसका रास्ता बनाया था। किसान के लिए या फल सब्जी मंडी यहाँ बनाई सोनीपत, उन्होंने किसान के लिए भी अच्छे से अच्छा रास्ता तैयार करने की कोशिश की कि ये जो फसलें, जो रूटीन की फसलें हैं गेहूँ धान की, इससे भी किसान बाहर आए और दूसरी फसलों पर ध्यान दें। परिवारों को भी एक संबल मिला था, परिवार वाले भी जब बच्चा खेलने जाता था तो उनके दिमाग में एक नाराजगी नहीं रहती थी कि खेल के क्या करोगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि खेल में भी भविष्य बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ तो खेलते रहे बच्चे, शुरू से ही खेलते रहे हैं। जब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, जब भी मेडल पंजाब के आते थे, जब हरियाणा पंजाब अलग हो गए तो हरियाणा और पंजाब के मेडल आते थे। आज पंजाब के युवा मैक्सिमम बाहर जाने का और उस तरह का चलन हो गया। क्योंकि मैंने ये जो बात कही इस कारण से यहाँ पे बच्चे खूब खेलते हैं। लोकसभा चुनाव में जब रिपोर्टिंग कर रहा था, अलग अलग स्टेडियम्स में गया जिनका जिक्र आप कर भी रहे हैं, तो उन स्टेडियम में जो बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे, मैंने उनको क्रिकेट खेलते देखा और मैंने पूछा कि भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तो कहते हैं क्रिकेट तो हम खेलते ही नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अग्निवीर योजना है इसने हमारे स्टेडियम में आने की इच्छाओं को ही खत्म कर दिया। तो आप खुद देख के आए हैं ना, वहाँ क्रिकेट कहाँ खेलते थे हमारे यहाँ। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब खेलने की तरफ जो एक बच्चों का रुझान था वो भी कम होता सा चला गया, क्योंकि उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। स्पोर्ट्स में जाते थे बच्चे, उन्होंने पता था कि भाई मैं कल मेडल लेके आऊंगा, रेलवे में, पुलिस में, हरियाणा की सिविल सर्विसेज में, कहीं ना कहीं मुझे रोजगार भी मिलेगा और मेरा मान सम्मान भी बढ़ेगा और समाज मुझे एक सम्मानित नजरों से भी देखेगा। और वो सब किया हरियाणा ने, अपने युवाओं के साथ किया। अब विनेश फोगाट जो आई तो हमारे लोगों ने इकट्ठे होकर उसको गोल्ड मेडल दिया, गोल्ड रह गया तो यहाँ दिया। लोग कह रहे हैं वो भी दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति थी। आई विनेश फोगाट, आपने बिल्कुल हाईजैक कर लिया प्रोग्राम को। नहीं, हमने क्यों हाईजैक कर लिया, हमने खेल नीति बनाई थी, खेल से जिससे बच्चे निकल के आए थे। हाईजैक एजन की विनेश फोगाट जब आए तो उस जिप्सी पे दीपेंद्र हुड्डा भी दिख रहे हैं। आप इतने काबिल काम करते हो, आपकी जिप्सी पे बैठती, आपका हिम्मत ही नहीं हुई वहां पे जाने की। बीजेपी ऐसे काम करती है कि उसकी जिप्सी पे बैठती हो जाती, उनकी हिम्मत नहीं हुई बीजेपी वालों की वहां जाने की, उससे मिलने की। बातचीत ये भी चल रही। कौन गया था इनका, बताओ ना, कौन सा गया हो? कोई मंत्री गया हो, संतरी गया हो, कोई लेने गया था क्या? जो लेने जाएगा तभी तो बैठेगी वो, कार से बैठेगी वो। तो ये राजनीति नहीं थी, केवल एक राजनीति नहीं थी, अपने प्लेयरों के प्रति वो प्यार है, जज्बा है, उनकी इज्जत करते हैं और ऑफर भी है हमारे बच्चे खेलने आगे बढ़े। प्यार और जज्बे के साथ एक ऑफर भी है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, कहीं से भी, जहां से कहेंगे वहां से लड़ सकते हैं। वो एक पॉलिटिकली स्टंट बाद में चलते रहते हैं हमारे। पहले भी हुड्डा साहब ने ये जो बीजेपी में अब चुनाव लड़ रहे हैं उसको डीएसपी लगाया था हरियाणा, योगेश्वर दत्त, खेल पे ही तो लगाया था। योगेश्वर दत्त की बात कर रहे हैं। अभी तो खैर टिकट को लेकर भी बड़ा गहमा-गहमी चल रही है। चलो वो अलग बात है, जब वो मेडल लेके आए हुड्डा साहब ने, उनको डीएसपी लगाया हरियाणा पुलिस में। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों का सम्मान था, किसानों का सम्मान था। इन दो फ्रंट्स पे बीजेपी बहुत कमजोर रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा हरियाणा में। मजबूत कहाँ रही है आप ये बताओ ना। कमजोर फ्रंट पे मजबूत रही है। नहीं, कमजोर रही है। दो फ्रंट पे तो कमजोर रही है, आप बता रहे हो। कोई ऐसा फ्रंट तो बता दो ना इस पे मजबूत रही है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ने में, बिखेरने में, सामाजिक फूट डालने में, इसके सिवा मजबूत कहाँ रही है? आप कह रहे हैं कि हर मोर्चे पे बीजेपी फेल रही है, लेकिन एक मोर्चे पे वो पास दिखती है। वो मोर्चा ये है कि जो 3 सबसे बड़े लाल हरियाणा के राजनीति में रहे, उनमें से एक परिवार जो है वो आपके साथ था और वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वो कह रही हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और विकास की जो उनकी कार्यशैली है उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। आपके सबसे बड़ी नेताओं में से एक थी। इस मोर्चे पे तो बीजेपी कामयाब रही है कि आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक को अपने पक्ष में ले लिया। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप टूटने में विश्वास रखते हैं। इससे पहले भी हुआ है ऐसा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। जो इन परिवारों की आप बात कर रहे हैं उसमें एक लाल के परिवार के साथ भी ऐसा हुआ, उसमें से कुछ लोग फिर भी गए। ये चलती रहती है, स्वार्थ की राजनीति भी हो जाती है कई बार आदमी प्रेशर में भी होता है, कई चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, वो चलती रहती है। सवाल सर यहाँ पे ये होता है, किरण चौधरी के भी पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो लड़ाई एक व्यक्ति से थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि वो दबाते हैं, वो किसी और को आगे नहीं आने देते। उन्होंने पार्टी पे कब्जा जैसा किया हुआ है। शैलजा पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाई गई, फिर शैलजा को हटाया गया,
और रिपोर्ट्स हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इकोसिस्टम में बताता है पूरा पॉलिटिकल कि हुड्डा साहब नहीं चाहते कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष रहे। फिर उदय भान को लाया गया, उदय भान जी को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। क्या हुड्डा साहब हरियाणा के अंदर कांग्रेस से बड़े हो गए हैं? आप ये बताइए, कुमारी शैलजा को हुड्डा साहब ने चेंज किया था क्या? दबाव तो उन्हीं की तरफ से था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कार्यकाल पूरा होगा तो उसे अध्यक्ष बनना था। अशोक तंवर को पहले हटाया गया। अशोक तंवर जब हटते हैं पार्टी के अंदर से, कार्यकाल पूरा करके गए थे वो, बीच में नहीं हटाया गया था, 1 साल एक्स्ट्रा किया उन्होंने। शैलजा का जब बनने का, कुमारी शैलजा को जब प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था तब हुड्डा साहब नाराज तो थे ही ना, कन्विंस किया गया राष्ट्रीय स्तर से। किसके सामने न्यूज आई है, किसने बोला कि? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं। मीडिया तो अपने तरीके से बातें करती रहती है। मोदी के पूरा दिन गोदी मीडिया बोलते हैं लोग, क्या बोलते नहीं मीडिया? तो कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच किसी भी तरह का कोई अनबन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मतभेदों बात कर सकते हो, बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मतभेदों के कारण ही तो किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। तो क्या ये संभावना नहीं बनती कि एक मतभेद के कारण एक और बड़ा नेता आप खो दें? शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा नेता, हमारे पास 2 जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, 4 सेक्रेटरी हैं, छोटा प्रदेश है, मजबूत है हम ऊपर से भी। पूरा प्रदेश कांग्रेस में ही है और सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक परिवार की तरह है कि कहीं कोई गुटबाजी और इस तरह कहीं कुछ नहीं। आपने कहा कि पूरा प्रदेश कांग्रेस में ही है, ये कांग्रेस में ही है, हुड्डा में ही है? कांग्रेस में ही है। कांग्रेस में ही है, मतलब हुड्डा से ज्यादा कांग्रेस मैटर करती है? कांग्रेस मैटर करती है। ठीक है है साहब, 10 साल सीएम रहे हैं, थोड़ा बड़ा नाम, बड़ा फेम, चौथी पीढ़ी आ गई उनकी भी। कुमारी शैलजा के फादर भी मंत्री रहे हैं लंबे टाइम, ये भी 4 बार से सांसद है, 3-4 बार सांसद वो भी रहे हैं, तो भी बड़े परिवार है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं सर, कि अगर कांग्रेस इन चुनावों को जीत जाती है तो अगला चुनाव होना है मुख्यमंत्री का, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन कौन होंगे इस रेस में? क्योंकि शैलजा ने तो लुटियंस में पोस्टर्स खूब लगाए कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, एम्बिशन तो है, एम्बिशन दिख भी रहा है, बोल भी रही है। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, तो सीनियर हुड्डा या फिर जूनियर हुड्डा या कुमारी शैलजा या कोई और आला कमान किसी और को रखेगा? क्या लगता है आपको? मैं आपको बता दूं, ये हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी अपनी दावेदारी जता सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है, किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। फैसले हाईकमान ने लेने हैं, हाईकमान फैसले लेगी, उसका निर्णय सबको मानना होगा, उसके निर्णय पे सब चलेंगे। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री का फैसला ओपन है फिलहाल, मुख्यमंत्री का जो पद है रिजर्व नहीं है। रिजर्व तो जब होएगा ना, जब शपथ ले लेगा, उससे पहले कभी रिजर्व होता है क्या? उससे पहले ही ओपन ही रहेगा। कब होता है रिजर्व? हाँ, रिजर्व नहीं होता है, लेकिन एक अनटोल्ड चीज भी तो होती है ना कि भाई हम हुड्डा के नेतृत्व में ही जा रहे हैं या शैलजा के नेतृत्व में जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये स्थिति पैदा हो सकती है ना जब आपके पास उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं प्रदेश में सीटिंग। क्योंकि राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया है ना कि मुख्यमंत्री बनने के एम्बिशन को लेकर राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमें इस चीज को नियंत्रण में रखना होगा। मैं ये बता रहा हूँ, सीटिंग सीएम के अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं, हम विपक्ष में हैं। सीटिंग सीएम का तो ये बनता है कि हम मेरे नेतृत्व में दोबारा हम स्टेट में आए हैं, करें, हम विपक्ष में हैं। ठीक है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए जितने आएंगे चुन के उनका निर्णय होगा, वो सारी बातें होंगी, हाईकमान उसके हिसाब से फैसला लेगा। तो हाईकमान का फैसला होगा, रिजर्व्ड ना तो होती है, और सर का ये कहना है कि हरियाणा में रिजर्व्ड है भी नहीं। जितने भी मतभेद आपको टीवी स्क्रीन्स पर देखने को सुनने को मिल रहे हैं वो सब मतभेद ही हैं, मनभेद नहीं होंगे। हरियाणा के लोग मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। अग्निवीर या फिर किसान आंदोलनों के साथ जैसा सलूक किया गया या जो कुछ हुआ वो सबने देखा। किसान और जवान ये हरियाणा को बनाते हैं, हरियाणा की शान है। उन किसानों और जवानों को दुखी किया गया, प्रताड़ित किया गया। महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को हमने देखा, खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो सब हमने देखा। इसके बाद जनता क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 जब संपन्न हुए उनके परिणामों में अलग अलग विधानसभाओं पे जो परफॉर्मेंस थी उस आधार पे कांग्रेस फिलहाल आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर से मैं एक बात जोड़ देता हूं कि 2019 के चुनावों के दौरान भी ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। मुझे याद आता है 2014 में भी जब लैंडस्लाइड इमोशन नरेंद्र मोदी के पक्ष में था तब भी हरियाणा के अंदर बीजेपी को उस लेवल की बढ़त नहीं मिली जैसे उसको मिलनी चाहिए थी उस वक्त के इमोशनल चीज़ों को देखते हुए। तो हरियाणा एक बिल्कुल अलग तरह का राज्य है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इसने बड़ा सपोर्ट दिया और कांग्रेस को बड़ी आशाएं दी। वो कितनी आशाएं पूरी होती हैं
ये परिणाम बताएंगे। लेकिन ये चर्चा आपको कैसे लगी, टिकटार्थी के बारे में या फिर कांग्रेस की राजनीति के बारे में या कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवारों के बारे में, बलकार जी के साथ हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। इस चर्चा में भाग लेने के लिए।